तो सारिका जी आपका और प्रकाशन के नमस्कार। फेसबुक कार्यक्रम में नमस्कार सारिका। आज आज हम लोग बड़े रोमांचित हैं कि आज हमारे साथ प्रसिद्ध कवि, कलमकार, लेखक श्री पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनकी 2 पुस्तकें हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं। पहली पुस्तक आई थी हमारे यहाँ उनकी चाँद तुम गवाह रहना, और दूसरी पुस्तक आई मुझसे मिलने आओगी क्या जी। और दोनों ही पुस्तकें बेहतरीन पुस्तकें हैं और बहुत बड़ी नहीं है, क्रिस्प है और पर गहरी पुस्तकें हैं, बहुत गहरी हैं। पंकज जी ने बड़े मनोयोग से इनको लिखा है और हमारा सौभाग्य है कि इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण भी बहुत भव्य अच्छा हुआ और लोगों ने बहुत सराहा। पंकज जी की तो अपनी एक फैन फॉलोइंग है बहुत ज़बरदस्त। जब मंच पे होते हैं तो नीचे जो लोग उनको पसंद करते हैं तो वंस मोर चलता ही रहता है। अरे सर। और आप आगे भी किताबें हमारे लिए लिखते और मार्गदर्शन करते रहें। सारिका जी भी हमारे लिए मैं तो सर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत ज्यादा गौरवान्वित इसलिए भी कि प्रभात प्रकाशन के परिवार का हिस्सा होना, मुझे लगता है कि साहित्य में संस्कारों की उस पीढ़ी के साथ आप जुड़ जाते हैं जिसने निरंतर प्रयास किया है कि साहित्य की सुचिता, संस्कार और सौम्यता बनी रहे। तो उस परिवार का हिस्सा होना स्वयं में गौरव की बात होती है और मैं उसके लिए खुद के लिए गौरवान्वित बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और बड़े भाई हैं हमारे, तो ऐसे मार्गदर्शन हमारा करते रहें कि हम इसी रास्ते पे चलते रहें और आप खूब ऊंचाइयां हासिल करें। सारिका जी को अब सभी लोग उससे परिचित हैं। धीरे धीरे काफी लोग सारिका जी के हमारे यहाँ जानने लगे हैं और सारिका जी हमारा कार्यक्रम का संचालन कर लेती हैं, हमें संभाल लेती हैं, संबल देती हैं। तो आप लोगों के स्वयं सिद्ध हैं वो। बड़ी अच्छी उनकी जो जो जो, जो क्या क्या बोलते हैं प्रस्तुतिकरण जो है उनका, और प्रस्तुतिकरण के साथ जो उनकी एक आवाज है वो और उसमें 4 चांद लगाया करती है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने कई सारे उनके जो लाइव हैं प्रभात प्रकाशन के ही जरिए मैंने देखे वो, और बहुत शानदार। आकाशवाणी पे भी बहुत धूम मचाती हैं सारिका जी। बिल्कुल सर, आकाशवाणी, विविध भारती जी, जो भी पुस्तक करती हैं वो बहुत डूब के पढ़ के, मतलब आप कहीं भी इस पुस्तक में से उनसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पे कार्यक्रम संचालन के लिए उन्होंने कुछ कर लिया, वो पूरा पढ़ती हैं मनोयोग से, उसके क्वेश्चंस बनाती हैं। तो सारिका जी, ओवर टू यू नाउ। आप सौभाग्य। बहुत धन्यवाद। आज प्रभात प्रकाशन के पेज पे हमारे साथ हैं, 2 धारी तलवार कहें तो ज्यादा सही होगा। एक तरफ इनकी कलम से टीवी पे भी लोग समाचार देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स देखते हैं और सो सॉरी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो प्लेटून आता है छोटा सा 2 मिनट का। लेकिन आज हम यहाँ मुखातिब हैं प्रभात प्रकाशन से। अब तक 2 प्रकाशित पुस्तकें हैं सर की। पंकज शर्मा सर का बहुत स्वागत है इस मंच पे। और 2 किताबें अभी तक आपकी आ चुकी हैं। 2017 में चांद तुम गवाह रहना विश्व पुस्तक मेले में आई थी, प्रकाशित हुई प्रभात प्रकाशन से। और दूसरी किताब आई, जी यही किताब, और दूसरी किताब आई आपकी मुझसे मिलने आओगी क्या, जिसमें एक सवाल है। सब सवाल आज पूछूंगी क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कितने सारे सवाल आज आपसे दागे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों को पूछना है। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं, बहुत बधाई, अभी 1 साल नहीं हुआ है दूसरी किताब आए हुए, और आपसे बातचीत के क्रम में पता लगा कि आप और भी किताबें लिख रहे हैं, जल्दी ही वो भी लोगों के हाथों में पहुंचेंगी, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आधुनिक काल के पुरोधाओं से आपकी लेखनी को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप जो लिखते हैं उसमें बहुत मर्यादा है, प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है, जीवन दर्शन है, लेकिन शब्दों में बहुत मर्यादा है। जो तुलसीदास के शब्दों में मर्यादा थी सीता के लिए, वही मर्यादा आपके भी उस नायिका या जो भी आप रखते हैं उनको, उस तरह से मर्यादित भाषा है। तो बहुत बधाई इसके लिए। और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये किरदार जो है आपके अंदर, जो व्यस्ततम पत्रकार होने के नाते भी कभी कभी टकराता होगा आपस में दोनों, तो इससे शुरुआत करते हैं आज के बातचीत की, कि आप कैसे लिख पाते हैं, कैसे वक्त निकाल पाते हैं, और इतनी मर्यादा कैसे है आपके शब्दों में, आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, सब सारा कुछ आप खुद ही बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना सुंदर परिचय दिया।
क्या मेरी आवाज और मेरी जो मेरा एकदम सही वीडियो है वो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है नेटवर्क? जी, बिल्कुल स्पष्ट, जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही। है। तो पहले तो आपका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इतना अच्छी तरीके से और इतने खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया यहाँ पर। और मैंने आपके इस प्रस्तुतिकरण के बीच में खुद को कहीं न कहीं तलाशने की कोशिश की कि क्या मैं इन मानदंडों पर खरा उतर पाता हूँ, जो आपने मुझे अ जिन जिन शब्दों से मुझे आभूषित किया या जिन विशेषणों से आपने मुझे यहाँ पर संबोधित किया, मैं स्वयं को तलाश रहा था। दरअसल एक चीज़ होती है जीवन में जिसको हम लोग सच्चाई बोलते हैं, और वो सच्चाई में अपने माता-पिता से संस्कारों के तहत लेकर ही इस अपनी जो यात्रा होती है मैंने उसको शुरू किया था। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अ, जब मैं पहली बार दिल्ली शहर के लिए निकला था घर से, तो मुझे कुछ चीज़ें अपने माता-पिता से विरासत में मिली, जिनको मैंने अपने जीवन का संविधान मान के पालन किया। और मैंने कहा कि चाहे कुछ हो जाएगा, जिस तरह से संविधान में संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तब तक मैंने उन कुछ बातों को कभी नहीं बदला। जिसमें से एक बात मेरे पिताजी ने मुझसे कही चलते समय, कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें अ, मेहनत करना तो तुम्हारे खून में शामिल होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे होंगे, तो आपकी सीढ़ी के दोनों तरफ कुछ लोग यूँ ही खड़े मिलेंगे, जिनका आपसे सीधा कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन उन लोगों से कभी भी जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर बढ़ रहे हों, तो उन लोगों को एक अभिवादन करते हुए, उन लोगों को एक प्रणाम करते हुए तभी आगे बढ़ना। मुझे उनकी वो बात तब समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसको पालन किया। और जीवन में अब जब मुझे करीब 20 बरस हो गए टीवी की दुनिया में काम करते हुए, साहित्य के संसार से जुड़े हुए, तो मुझे याद आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जीवन में सबके जीवन में एक न एक दिन ऐसा समय ज़रूर आता है, जब आप चढ़ती सीढ़ियों से आपका पैर फिसलता है, जब जी, आपको वापस आना पड़ता है। तो उस वक़्त वही लोग वहीं खड़े होते हैं, वो उनकी कोई अभिलाषाएँ नहीं होती हैं आपसे जुड़ी हुई, लेकिन वो लोग आपको उस वक़्त सहारा देकर वहीं रोक लेते हैं, या फिर वो आपको आगे बढ़ने में वही लोग मदद करते हैं जो आपके जीवन में हमेशा एक बिना किसी कारण के इधर-उधर जुड़े हुए करते थे। जैसे मेरे बहुत सारी यादें हैं, जैसे जो भैया हमारे यहाँ अखबार डाला करते थे, वो आज भी डालते हैं। लेकिन उस समय जब मैं कभी जीवन में बहुत निराश या खाली हुआ, तो वो अपनी बाइक पे बिठा के मुझे ऐसी-ऐसी जगह ले गए, जहाँ से मुझे लगता था कि अरे! अभी तो बहुत काम कर सकता हूँ, और मैं उनको सिर्फ़ जाड़े में चाय पिला दिया करता था। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आज अगर प्रभात प्रकाशन से भी जुड़ सका, प्रभात प्रकाशन से जुड़ना इस देश में किसी भी साहित्यकार के मन की इच्छा हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि प्रभात प्रकाशन सिर्फ़ एक प्रकाशन नहीं है। वो सिर्फ़ एक किताबें छापने की मशीन नहीं है कि जिसमें कुछ भी छप जाता हो। वो जो जिसे छापता है वो संस्कार छापता है। प्रभात प्रकाशन जो छापते हैं, वो छापते हैं जो आप अपने बच्चों को सीधे पढ़ने को दे सकते हैं। प्रभात प्रकाशन उस चीज़ को प्रकाशित करते हैं जो आप अपने पिता के सामने बैठ के पढ़ सकते हैं। प्रभात प्रकाशन उन चीज़ों को छापते हैं जिनसे आप अपने जिनके बाद आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, जो जी, आपके देश से सीधे जुड़ते हैं, जो आपके समाज से सीधे जुड़ते हैं। तो मैंने जब अपने पिता की बात को मानते हुए, पिताजी की बात को मानते हुए, जब लिखना शुरू किया, तो मैंने ऐसे ही शुरू किया कि कैसे भी मैं इसको आगे लेकर के जाऊँगा, और मैंने उन्हीं की बातों को आगे रखते हुए जब लिखा, तो उसमें एक चीज़ रखी कि कभी ऐसा ना लिखूँ, जो मैं किसी से लिखते समय या जो कोई पढ़े तो मुझे उससे आँखें चुरानी पड़े। तो मैंने लिखते समय वही रखा, बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत सादगी के साथ। उसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकते थे, उसमें मैं आस-पास के लोगों के अनुभव भी शामिल हो सकते थे। तो इस तरह से धीरे-धीरे कारवां बनता गया, और मैं प्रभात प्रकाशन परिवार का सदस्य होने का गौरव पाता चला गया। जी। जी। आपकी पहली काव्य संग्रह जो है वो प्रभात प्रकाशन से आई और बेस्ट सेलर भी है वो। तो चाँद तुम गवाह रहना उसका नाम है। जी, ये रहस्यवाद क्या है? चाँद कविता में प्रतीकात्मक रूप से मौजूद है और आपके लिए आपका चाँद क्या मायने रखता है? चाँद की गवाही ही क्यों? चाँद ही क्यों? सितारे भी हो सकते थे।
तरुण जी, जी जी आ गया। आपने सवाल सुना सर? आपने सवाल सुना सर? आवाज में प्रॉब्लम है। तरुण जी, पंकज जी आवाज आ म्यूट। रही है? अब पंकज जी हाँ अनम्यूट हो हो गया, मैंने अन, हो गया। मैंने अनम्यूट कर दिया सर। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। अगर सवाल सुन लिया है तो शुरू कर। नहीं, एक बार सवाल दोबारा बोल दीजिए। जी जी जी, आपकी बेस्ट सेलर किताब जो है चांद तुम गवाह रहना, 2017 में आई, जनवरी में, प्रभात प्रकाशन से। आपकी पहली काव्य जी संग्रह है। उसमें आपने टाइटल रखा चांद तुम गवाह रहना, किताब का नाम है। ये रहस्यवाद क्या है? जैसे महादेवी भी लिखती हैं रहस्यवाद, तो फिर आपको भी पढ़ते हैं तो रहस्यवाद है। चांद कविता में प्रतीकात्मक रूप से मौजूद है, तो चांद ही जी क्यों, सितारा क्यों नहीं? कुछ और, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकता था, चांद ही क्यों? जी, चांद को रखने का एक विशेष कारण ये था कि मैंने इसमें जी जो कुछ लिखा, वो मेरे जी पत्रकारिता के समय में सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के समय के बीच में मैंने इसको लिखा था। तो मेरे मन में एक बात आई हम्म, कि अगर मैं दिन भर जी ऑफिस में काम करता हूँ तो जी क्यों ना एक मैं इसका ऐसा टाइटल भी रखूं कि कल को कोई मुझसे पूछे ये कब लिख ली आपने किताब, जब आप इतना काम करते रहे। तो जी मैंने जब इसका ये हुआ भी, जब इस किताब का विमोचन हुआ तो जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, न्यूज डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भी, अरे ये किताब कब लिख ली, तुम तो हमेशा ऑफिस में काम करते रहते थे। तो मैंने कहा कि इसीलिए इसका टाइटल भी यही रखा है कि चांद तुम गवाह रहना। चांद तुम गवाह रहना इसलिए गवाह रहना कि मैंने इसको रात रात भर में लिखा है। मैं तमाम रात के अपने ऑफिस के असाइनमेंट्स पूरे करके जब रात में घर आता था, तब मैं जी अपने थॉट्स को अपने कंप्यूटर पर उतारा करता था। तो मैंने इसमें दो दो तरह की बात की है कि एक तो चांद तुम ये गवाह रहना कि मैंने इस किताब में लिखी हुई चीजों को कैसे लिखा है, और दूसरे, चांद इस धरती पर हर चीज का गवाह होता है। अ, वो चोर को भी देखता है, वो प्रेम को भी देखता है, वो चकोर को भी देखता है, वो दुनिया को भी देखता है, और वो मौसम को भी देखता है, वो बदलाव को भी देखता है, परिवर्तन को भी देखता है, हवाओं को भी देखता है, मौसम को भी देखता है। जी, चांद मूक गवाह बनकर दुनिया की हर क्रियाकलाप को देखता है। तो मैंने कहा बहुत कि सुंदर। चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो जी कोई चीज हो, चांद जो जी है जी हर चीज को चुपचाप देखा करता है। कभी कोई उसको अपनी सहूलियत से मामा बोल देता है, कभी कोई उसे जी अपनी सहूलियत से प्रेमी बोल देता है, लेकिन वो नहीं बोलता कभी किसी से, वो चुपचाप बस देखा करता है। तो मैंने कहा कि जी मेरी हर चीज के गवाह भी तुम ही रहना। तो यहाँ से इस नाम का जो है एक, मैं कहूँ तो सूत्रपात हुआ। जी जी। आपकी पहली पुस्तक से कोई कविता जो आप हमारे सुनने वालों से साझा करना चाहेंगे, या मैं बताऊं आपको कि कोई कविता? किताब मेरे हाथ में है। अ, मुझे तो सारी एक सी लगती है, अगर आपको लगे तो बताइए, मैं आपको यहाँ पर सुना सकता हूँ अपने उससे। एक बहुत प्रसिद्ध है आपकी आपका गीत बहुत प्रसिद्ध है, मैं तुम्हारा ही था, अगर पाठकों को सुना दें। कुछ समस्या? नहीं नहीं ठीक है, आ रही है आवाज। कैमरा शायद बंद हो गया। जी सही है, ऑडियो भी सही है। अब मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। जी तो मैं तुम्हारा ही मैं था। कुछ कविता सुनाऊं आप इसमें से? जी वो इसमें नहीं नहीं होगी। सुनाएंगे तो मैं तुम्हारा पाठक ही फिर था, नाराज हो चांद जाएंगे। तुम गवाह। जी नहीं, मैं बोला था कि चांद तुम गवाह रहना वो नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे संकलन में आई थी।
जी जी जी। मैं आपको चांद तुम गवा रहे, मैं चांद तुम गवा रहना से मैं आपको एक रचना सुना देता हूँ, जो कि आपका आग्रह है, आदेश है। जी जी। इसमें एक बहुत अच्छी सी कविता है, मेरा गीत है दरअसल, वो कविता तो क्या कहूँ, मेरा गीत है। मैं वो आपको सुनाता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब भी है। जी। ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरी भरी, रीतो को रीतो जाए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, कर्म कमाई कहाँ गवाई, ओ कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, ओ कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, कर्जा सांस को गड़ो फांस, सो मुर्दा मन बौराए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरी भरी, रीतो को रीतो जाए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, पार खड़ो कोई टेर लगावे, पार से मेरा मतलब है जीवन के इस तरफ और जीवन के उस तरफ। जी। ओ पार खड़ो कोई टेर लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, ओ पार खड़ो कोई टेर लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, मट्टी खींचे खुद मट्टी को नियारो गहराए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरी भरी, रीतो को रीतो जाए, ओ बाबा वक्त तो बीतो जाए, वक्त तो बीतो जाए। जी बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सर, आपने सुनाया इसको, और ये सही में बहुत बढ़िया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। आपने ये भी एक जगह लिखा है, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, ये हकीकत रणों में दलदल में पैर फंसाए, विजय की पराजित तलवार हाथों में उठाए, खड़ा हूं न जाने कब से यूं ही, रक्त के कीचड़ में अपना सर झुकाए। ये अशोक के विषय में है शायद। दरअसल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा इस चीज को, और ये सम्राट अशोक की वो अवस्था है जी जब उन्होंने मगध के जब उन्होंने अपने ड्रीम कहूंगा मैं, या जब वो अपना सब श्रेष्ठ जो उनका एक सपना था कि एक दिन कलिंग को जीते, जी जी और जब उन्होंने कलिंग को जीता जी। तो उसके बाद उनको लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो ये वो अवस्था है जो अक्सर हम सबके जीवन में आती है। जी हम कभी कभी पा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन उसको पाने की कीमत या उसको पाने के बाद का जो वैराग्य होता है, जी उससे लगता है हमेशा कि इससे बेहतर तो ये होता कि जैसे जी सम्राट अशोक को तमाम उम्र उसके बाद रहा कि उन्होंने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, उन्होंने उसकी विभीषिका देखी। तो जिस तरह से उन्होंने मैंने इसमें लिखा है कि देह की दलदल में पैर फंसाए और रक्त रंजित तलवार लिए सम्राट अशोक ने उस युद्ध भूमि में खड़े होकर जब ये सोचा होगा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने इसको करके क्या पाया, तो जब वो जी अवस्था, कई बार पत्रकारिता के दौर में
कई बार बहुत चीजों को पाने की कीमत चुकाते समय मेरे मन में भी आती है, तो जी, मैंने जी, जी, इसको वैसे ही लिखा। मैंने उसी भाव को लिखा जो कभी रक्त रंजित तलवार लेकर जब कलिंग के मैदान में विजेता अशोक खड़े थे, लेकिन वो हार चुके थे अंदर से। तो मैंने अपने अंदर के उस जी, जीतने के बाद वाले हारे हुए व्यक्ति को इसमें लिखा है, जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया और जहां से जीवन को सोचने का एक दृष्टिकोण बदलता है। तो ये मेरी वो कविता जी, है, बहुत सुंदर। देह की दलदल में पैर वाली। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा था इसको, मैंने इसको उसी भाव में लिखा। सब कुछ पाकर भी उस पाने का भान खत्म हो जाता है जब चारों तरफ इंसान अपने देखता है कि वो अकेला है। सर फिर वापस से एक बार आपको रहस्यवाद की बात पे लाती हूँ। महादेवी लिखती हैं जो तुम आ जी, जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते पद पराग गाता प्राणों का तार तार जो तुम आ जाते एक बार। क्या बात है! फिर ये तो बहुत पहले पढ़ा हमने, आज भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे। मगर आपकी एक जी, कविता है होठों पर गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो। तब है होठों पे गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो, मैं गीतों का राजकुंवर भी हो जाएगा। इसको आप पूरा करें सर। अ, बहु तेरे मीत अभी तो, लेकिन वो मिट जाएगा सब। तो इस चीज को आप पूरा भी करें क्योंकि मेरे पास अधूरा अभी मौजूद है। और जी। सबसे बड़ी बात है कि किसका इंतजार है, उनको भी, आपको भी। कवि चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए मैं सिर्फ पाठक के तौर पे कह सकती हूँ कि ये उनका इंतजार भी जानने की इच्छा होती थी और आपका भी इंतजार जानने की इच्छा होती है सबको, मुझे भी, कि ये किसका इंतजार है। देखिए, ये मेरी जो दूसरी पुस्तक है, जी जी मेरे जी सौभाग्यवश ये भी जब अ, मुझे खूब अच्छी तरह याद है पीयूष जी से और प्रभात जी से जब इसके टाइटल के बारे में चर्चा हो रही थी, जी। तो उन्होंने कहा था कि अ, उन्होंने भी ये सवाल किया था कि किससे मिलने हम्म, कौन जाएगा? जी तो इसका टाइटल ही है मुझसे मिलने आओगी क्या? जी अब आपका जो सवाल है कि यहाँ पर किसको किससे मिलना है और इसको मैं कविता जी को पूरा करूँ, इस गीत को पूरा करूँ। जी जी दरअसल ये भी जो आपने एक रहस्यवाद जोड़ा, जी महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर आपने उल्लेख किया, जी तो मैं आपको बताऊं कि हम सबके जीवन की एक अवस्था होती है। मैंने जीवन की अवस्थाओं पर ही अधिक लिखा है। मेरा लेखन हम्म, जो है वो जीवन की अवस्थाओं के इर्द गिर्द ही अधिक घूमा है। वो जी अवस्थाएं हर रूप में हो सकती हैं। जी तो जैसे हम सबके जीवन में अक्सर एक अवस्था ऐसी आती है जो सोचने के अलावा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता उसमें। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं दिया करता हूं समझाने के लिए जी कि एक समय जब आता है व्यक्ति की वैचारिकता के अलावा जीवन की तमाम गतिविधियां शिथिल हो चुकी होती हैं जी और वो एक जिंदा होते हुए भी, वो जीवित होते हुए भी उस अवस्था में होता है कि किसी को बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं रह जाता। जैसे मैंने कहा कि जी उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि हम सबके श्रद्धेय अटल जी, जी वो लंबे समय तक उस अवस्था में रहे कि जहां पर वो जीवित रहे, लेकिन शायद वो जी किसी से बात नहीं कर सकते थे। कभी-कभी वो लेटे-लेटे बुदबुदाते रहे होंगे या कभी-कभी वो जी कुछ-कुछ सोचते रहते होंगे। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, शायद उनके कभी करीब वालों ने भी नहीं महसूस कर पाया होगा या नहीं कर पाते होंगे लोग। तो जी उस समय की जो अवस्थाएं होती हैं कि जब उसमें आदमी को लगता था कि क्या करे? किसी जी कोई एक जीवन की यादों यादों का चलचित्र जब उनकी उस समय मन में दौड़ता होगा, तो हम्म, उस चलचित्र को मैंने जीवन में तब सभी लोगों के हिसाब से लिखा है कि जी अगर जी कभी किसी को किसी के मिलन की एक आस रह गई होगी और वो जी उस अवस्था में जबकि उसको संसार से विदा होना है, जी तो जब वो चुपचाप है, वो बुदबुदा रहा है। हमने भी देखा होगा कि तमाम लोग हमारे आस-पास होते हैं जो लेटे रहते हैं, कभी-कभी बोल रहे होते हैं, हम नहीं समझ पाते वो क्या बोल रहे हैं। तो क्या हो जी सकता है कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति होता होगा
जो अपने जीवन में उसको याद कर रहा हो, जिससे वो मिलने की उम्मीद उसे हमेशा रही। तो मैंने उसी को लिखा कि क्या मुझसे मिलने आओगी क्या? उसकी कुछ ये वो पंक्तियां सर सुना दीजिए। अवस्था है। अ, मैं आपको इस गीत के बारे में पूरा सुना देता हूँ, तो आपको इस जी गीत से आप फिर जोड़ सकेंगी मेरी इन बातों को। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे, जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। तो इसकी दूसरी अवस्था है होठों पर गीत तभी तो, जीवन में संगीत तभी तो, है होठों पर गीत तभी तो, जीवन में संगीत तभी तो, मैं गीतों का राजकुंवर भी, है बहुत तेरे मीत तभी तो, लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना हाथ बढ़ाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। और अब वो हिस्सा जिसका मैंने बार बार जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, उल्लेख किया जी कि वो जी अवस्था क्या होगी, उस अवस्था को महसूस कीजिएगा यहाँ पर। और मैं जब भी मंच से इस गीत को सुनाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वहां बैठा हर व्यक्ति उससे जोड़ पाता है खुद को। जी बिल्कुल। एक दिन ये मधुमास न होगा, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा। अब देखिए अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, कई बार लोग कहते हैं क्या पढ़े पढ़े बोलते रहते हैं, क्या मालूम वो उस समय क्या बोल रहे हैं। लोगों का पूरा समय बीत जाता है, वो बोल नहीं सकते और कई बार उपेक्षाओं का शिकार भी होते हैं, लेकिन उनकी मन की लगाम को तो कोई नहीं रोक सकता। वो अपने मन में उन सब चीजों के चलचित्र को दौड़ाते होंगे जो जीवन काल में उन्होंने पूरे उनसे छूट गया पीछे। जी एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा, मौन तुम्हें मैं याद करूंगा, तुम बन कर संवाद करूंगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूंगा, तब मेरे संदेशे
पाकर रुखसत करने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या। तो ये उस गीत की बहुत यात्रा शुभकामनाएं। और गीत है जी। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस इंतजार के लिए। और सर साथ में चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। वैसे तो बातचीत कम पड़ती है कभी जब एक सामने बैठता है, लेकिन खैर वक्त की पाबंदी हर किसी के साथ होनी चाहिए, तभी मुलाकात खूबसूरत होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कलम 2 किताबें आपकी आ गई, तीसरा क्या, अगला क्या जी और कब तक? देखिए, कब तक का वादा भी आपको प्रभात प्रकाशन के हाँ मंच पे करना होगा और कब आ रहा है? देखिए, मुझे अपनी कलम से बहुत प्यार है और अपने सृजन से उससे भी अधिक प्यार है। जी जी। तो मैं इस समय एक बहुत प्यारी सी प्रेम कहानी लिख रहा हूँ और अच्छा। इस वादे के साथ लिख रहा हूँ कि उस प्रेम कहानी में भी मैं प्रभात प्रकाशन की परंपराओं को अपने हर शब्द के अंदर रखूंगा। इसके अलावा मैं बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा हूँ, छोटी छोटी कहानियां लिख रहा हूँ। जी इसके अलावा जी। मैं एक किताब है उस पर काम लगभग कर चुका हूँ, थोड़ा काम बाकी है। वो मैंने भारत के एक जो आधुनिक आंदोलनों इतिहास के के विषय में है। जी, भारत के एक आधुनिक जी इतिहास जी को जी। मैंने भारत समेटने की कोशिश की देश है। के आंदोलनों के विषय। जी, जी जी, आपने और बताया था एक बार दूसरे के वो साथ। एक अलग तरह की पुस्तक होगी बिल्कुल, जो मेरे प्रेम या संस्कार से अलग, वो इस देश के जी एक ऐसा आईना होगा जिसमें जी मुझसे पहले वाली पीढ़ी, मेरी वाली पीढ़ी और मुझसे आने वाली पीढ़ी अपने सरोकारों जी। को तलाश सकेगी। वो इस तरह से, तो इस तरह में मेरा इन 3 पुस्तकों पर काम चल रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी उस प्रेम कहानी को पूरा करना चाहूंगा। प्रभात प्रकाशन के मंच पर ही बोल रहा हूँ जी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर सकूं, क्योंकि पत्रकारीय व्यस्तताओं के चलते बहुत सारी चीजें कई बार आप चाहते हुए भी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन जी जी मेरी जी जी। प्राथमिकता है कि मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करूं। बहुत शुभकामनाएं सर आपको तीनों किताबों के लिए। और पीयूष जी हमारे पास वापस बीच आ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। ओवर टू योर राइटर। आज तो आनंद आ गया, और केवल ना सिर्फ बातचीत हुई और गीत सुनने का जो आनंद है, हम तो बाहर बोर हो गए और झूम सर गए। आपकी वाणी इतनी भरी है कि मैं बताना शुरू में भूल ही गया था कि आप गीतकार भी हैं और गाते भी हैं मंचों के ऊपर। तो बहुत बढ़िया, आज तो दोनों सर आनंद हुए, पुस्तक पे चर्चा हुई, कविता पे चर्चा हुई और आपकी गीत भी सुनने को मिले। और जो नई किताबें आप लिख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धन है कि आप इतना किताब लिख रहे हैं, इतने प्रेमी हैं आप और इतना समय निकाल लेते हैं, कि मुझे मालूम है आपकी जो व्यवस्था है। हम लोग तो टीवी के जो आपका शो है उसको 2 मिनट का देखते हैं, और उसके पीछे कितनी आप रिसर्च करते हैं, कितना थॉट प्रोसेस लगाते हैं, ये बहुत विशेष बात अभी है। क्योंकि वो अभी हाल ही ऐसे में उस लगता पर है। एक अभी हाल ही में हमने उस पर एक व्यंग किया। आप मेरे शायद सो सॉरी का जिक्र कर रहे हैं, जो आता है एनिमेशन पॉलीटून वाला। उस पर हमने एक व्यंग किया जिसमें हमने जो चीन के साथ अवस्था थी उस पर दिखाया। आपको जानकर मुझे लगता है हर्ष होगा इस बात पर कि पूरा चीन का जो ऑफिशियल ग्लोबल टाइम्स है, उसने कहा कि जी ये सो सॉरी हमारी राष्ट्रीयता पर हमला है। मतलब एक कार्टून जो था हमारा 1.5 मिनट का, वो पूरे इतने बड़े देश की प्रभुसत्ता को हिला के चला गया। तो मुझे लगता है कि वो बेख्याली में ही सही, लेकिन एक अच्छा काम हो जाता है कि अगर हमारी किसी चीज से ये कॉम्प्लीमेंट है भाई। आपके दुश्मन आपकी चीज को एक्नॉलेज करें, और आपने जो लिखा है सटायर ही है बेसिकली, वो तो सटायर में भी आपने अपनी पूरी बात कह दी और उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, उसको नोटिस लिया। ये बड़ी बात है, पूरे देश के लिए आपने प्रतिनिधित्व किया इस चीज के लिए। जापान ने चलाया हम लोगों का एक, तो जापान से उन्होंने आपत्ति जताई कि वो दूसरा सो सॉरी था। तो व्हाइट हाउस से भी कई जब ओबामा साहब आए थे, तो ये चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि वो एक सृजनात्मकता का एक अलग अध्याय है, सृजनात्मकता चलती रहती है। बाकी आपने मुझे प्रेरित किया, आपने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि जब पहली मैं एक लाइन यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा तमाम सुनने वालों के लिए, कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे पब्लिशर से जब आप बात करेंगे तो तरह तरह की बातें होंगी,
लेकिन जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी और मैं आपके लिए बिल्कुल नया था, तो आपने मुझसे जब ये कहा, मैं कभी नहीं भूल सकता, आपने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि हम संस्कार छापते हैं। और न सिर्फ कहा, बल्कि आपने मुझे संस्कारों के प्रतिरूप, संस्कारों के प्रतिमान, संस्कारों के दिनमान, संस्कारों के दिनकर पूज्य पिताजी के आशीर्वाद को भी दिलवाया, जहां से मुझे लगा कि अरे ये प्रकाशन नहीं परंपरा है। जी, ये मानते हैं कि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे और आप लेखन करते रहें। जरूर। इसी तरह से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और खूब काम करते रहे निरंतर, टीवी पे भी और मंचों पे भी लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे। और आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान लगातार आपका भी नोटिस नहीं कि कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ हमारी चीजों को हिला रहा है। बहुत बढ़िया। ये जो आपने चीन वाली बात बताई, उससे मन और प्रफुल्लित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकायदा ऑफिशियली बताइए, उनका ग्लोबल टाइम्स कह रहा है ऐसे कि ये, अच्छा वो ऐप वाला था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके ऐप हटा दिए, इस पर था, ये कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने उनका जो मुखपत्र है, सरकार का मुखपत्र है, उसने बाकायदा नोटिस जारी किया भारत सरकार को कि दिस इज, ये वाला सो सॉरी, हमारी राष्ट्रीयता पर हमला है। अरे ऐप हटाना हमारे देश की का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो तिलमिलाया तो मुझे लगा कि मेरा लिखना सफल हुआ। बिल्कुल, लिखना सफल हुआ, बहुत बढ़िया। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम आपसे जुड़े हुए हैं इस बात को लेके, और इस बात को हम आगे भी प्रचारित करेंगे कि लोगों ने आपका नोटिस लिया है। सारिका जी, बातें तो खूब हैं और बातें चलती रहें, सिलसिला लगातार ऐसे यूं ही चलते रहे, नई नई चीजें हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। सारिका जी, आपका विषय बहुत शुक्रिया सर। अभी आप मिल रहे थे देश के प्रख्यात कवि से पंकज शर्मा, और फिर अगली मुलाकात अगले किसी लेखक के साथ प्रभात प्रकाशन पर। नमस्कार।